नमस्ते बच्चों, मैं आपकी अपनी हिंदी टीचर बुकवी में आपका स्वागत है। आज हम विषय हिंदी सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 6ठी के हिंदी साहित्य के बारे में जानेंगे। तो आपको पता है, मैं कुछ शुरू करने से पहले आपको एक पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ, एक चित्र दिखाना चाहती हूँ। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में एक माँ और एक बच्ची है। आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? इस दुनिया में सबसे ज्यादा हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, राइट? तो ठीक उसी प्रकार से जैसे एक छोटा बच्चा जब वो पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ को ही पहचानता है। ठीक उसी प्रकार से हम जिस धरती पे जन्म लेते हैं, हम जन्म लेने वाली भी क्या है? हमारी धरती माँ है। तो यहाँ पर आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, आज जो हम कविता करने वाले हैं, उस कविता का नाम है मातृभूमि। हम उसे मातृभूमि बोलते हैं, लेकिन सही उच्चारण ये नहीं है। हम सही उच्चारण ये है कि मातृभूमि बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो मात्रा आती है वो री की मात्रा आती है। तो हम बहुत सारे लोग बोलते हैं मातृभूमि, लेकिन ये मातृभूमि नहीं है, यहाँ पर री की मात्रा है। तो क्या होगा? मातृभूमि। ओके, कक्षा 6ठी विषय हिंदी। तो आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं, मातृभूमि। मातृभूमि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मातृ और भूमि। मातृ का अर्थ होता है माता और भूमि का अर्थ होता है जमीन। तो जिस धरती पे हमने जन्म लिया है, अर्थात हम कौन सी धरती पे जन्म लिया? हमने भारत, है ना? तो हमारी भारत जो है, भारत माता। तो आज यहाँ पर मातृभूमि जो है क्या है? भारत माता के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे यहाँ पे भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सभी अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। तो हमारी भारत माता ने इस सभी इस संसार में सबको एकता के साथ कैसे रहना है, भाईचारे के साथ। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम बड़ों का हमेशा आदर करते हैं। तो आइए आज हम मातृभूमि में यही सब चीजों के बारे में जानेंगे। ओके, तो शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं मातृभूमि जो है उसके कवि के बारे में। तो उनके कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी जी। ये इनके कवि है, ठीक है? सोहनलाल द्विवेदी जी, ये जो है मातृभूमि के कविता इन्होंने लिखी है। अब इनका कवि परिचय हम जान लेते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म जो है 22 फरवरी 1906 में हुआ था, ठीक है? और स्थान उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान बिंदकी, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर करके एक जगह है बिंदकी, वहां पर उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 1 मार्च 1988 कानपुर, उत्तर प्रदेश में ही इनकी मृत्यु हुई थी। और सोहनलाल द्विवेदी जी की एजुकेशन, मतलब उन्होंने क्या क्या किया था, क्या क्या पढ़ाई की थी, राइट? तो शिक्षा के बारे में अगर हम जाने तो हिंदी सब्जेक्ट में उन्होंने क्या किया था? एमए किया था। एमए का अर्थ होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है? तो कोई भी जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में हमें पूरा नॉलेज, तो एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स इसका मतलब होता है। और साथ ही साथ उन्होंने हिंदी में तो एमए किया, उसके साथ ही साथ संस्कृत जो सब्जेक्ट है, संस्कृत का भी उनको अध्ययन उन्होंने किया, मतलब संस्कृत का भी उन्हें नॉलेज था, उसकी भी स्टडी की थी। अब उनको कौन कौन से सम्मान मिले, उनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारत सरकार ने उन्हें 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया। और उनकी कविताएं आपको पता है, बढ़े चलो, ये उनकी कविता है। चलो, इसका तो आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन एक बहुत ही फेमस कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है, लेकिन ये गलत है।
ये रचना जो है, ये कविता जो है वो किनकी लिखी हुई है? सोहन लाल द्विवेदी जी की लिखी हुई है। ठीक, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है कविता है कि इस कविता में ये बताया कि हमेशा इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, और ये उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता कहलाई, जो कि सब लोग जानते हैं इसके बारे में। ओके, तो आगे हम इस कविता के बारे में, तो मैं इस कविता को आपको गा के सुनाऊंगी, उसके बाद हम एक एक स्टेंजा का अर्थ जानेंगे। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमराइया घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। अमराइया घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनित गीता। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। तो ये थी हमारी कविता। अब कविता का जो एक एक जो है स्टेंजा, एक एक पंक्ति का अर्थ हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, आपको पिक्चर्स में क्या दिखाई दे रहा है? इस पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा है कि एक आसमान है खुला और हिमालय है, और नीचे क्या है? सागर है ना, समुद्र जो है बह रहा है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऊंचा खड़ा हिमालय, हिमालय जो है कैसा खड़ा है? ऊंचा खड़ा है, और मानो ऐसे लग रहा है जैसे वो आसमान को छू रहा हो। तो यहाँ पर कवि ने क्या की है? कल्पना की है कि ऊंचा खड़ा हिमालय वो किसको चूम रहा है? मानो आसमान को चूम रहा है, आसमान को टच कर रहा है, छू रहा है। और नीचे जो है देखो, नीचे यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? पानी जो है बह रहा है ना। तो नीचे उसके चरणों में, चरणों मतलब उसके पैर में, तो हिमालय जो है उसके पैरों के तले
कौन? नित्य सिंधु। नित्य का अर्थ होता है हमेशा, सिंधु मतलब सागर। तो हमेशा जो है वो हिमालय के चरणों में सागर बह रहा है। अर्थात हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें हम बड़ों का क्या करते हैं? हमेशा आदर सत्कार करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक उसी प्रकार से कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हिमालय जो है वो मानो ऐसा लग रहा है कि आसमान को छू रहा है और उसके नीचे जो है धरती, वो धरती में उसके पैरों के तले जो है सागर झूम रहा है। तो इस पंक्ति का अर्थ ये हुआ। आगे की जो पंक्तियां हैं उसमें हम उस अर्थ जानेंगे। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है। अर्थात हमारे भारत की प्रसिद्ध नदियां कौन सी है? गंगा यमुना, ये हमारी भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं। त्रिवेणी, त्रिवेणी का अर्थ होता है तीन वेणी, अर्थात त्रि का अर्थ होता है तीन, है ना। उसी तरह से अलग होते हैं, चौथा का मतलब चार होता है, चौथा, पांचवा, तो ये सब मतलब त्रिवेणी। त्रिवेणी का अर्थ होता है, जैसे हमें अगर आ गया चतुर्थ, चतुर्थ मतलब चार, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है त्रिवेणी। त्रि का अर्थ होता है तीन वेणियां, अर्थात हमारे भारत देश में तीन नदियां जो है उनका संगम होता है। कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती। तो ये सभी नदियां जो है एक जगह होकर क्या होती है? मिल जाती है। कवि इस इनके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे भारत देश ऐसा देश है जहां पर अलग अलग धर्मों के लोग जो है मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। तो इन नदियों के माध्यम से कवि यही समझाना चाहते हैं कि हमारा भारत देश भी ऐसा देश है जहां पर अलग अलग जाति धर्म के लोग मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं। नदियां लहर रही है, मतलब नदियां क्या कर रही है? लहरा रही है, बह रही है। जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। जगमग का होता मतलब कि प्रकाश, उजाला, है ना। और छटा मतलब होता है कि सुंदरता या शोभा, शोभा। निराली मतलब एकदम डिफरेंट, अलग। तो यहाँ पर जब नदियां बहती है तो उनकी जो सुंदरता है वो बहुत ही अद्भुत है। तो उसी तरह से हमारे भारत देश में अलग अलग धर्मों के जो लोग रहते हैं, कोई गुजराती है, कोई मारवाड़ी है, कोई जो है हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सब अलग अलग धर्मों के लोग हैं। अलग अलग जो स्टेट से लोग आते हैं और भारत देश में जो है क्या करते हैं? हमारे अलग अलग भारतीय संस्कृति की पहचान, हम खान पान, सबका पहनावा सबका अलग अलग। फिर भी भारत देश ऐसा है कि सभी को एकजुट होकर एकता में बांधे रखा है, अर्थात एक साथ रहते हैं। तो जगमग छटा निराली, इसका अर्थ है कि जब नदियां बहती है ना, गंगा यमुना जो प्रसिद्ध नदियां हैं, वो जब बहती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। पग पग चहर रही है, ऐसे लग रहा है कि हर कदम पर वो चहर का मतलब होता है, चहर मतलब होता है बिखेरना। तो इस तरह से हमारे अलग अलग जो है धर्मों के लोग भी जो है क्या कर रहे हैं? चहर मतलब खुशियां या सुंदरता उनकी बिखेरती जा रही है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि नदियां जो है वो जब बहती है तो उस समय उनकी जो सुंदरता है वो हर पग पग, हर एक स्टेप्स पे, हर एक जो है जगह जगह पे उनकी सुंदरता बिखेर रही है। आगे, वह पूर्ण भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। पूर्ण भूमि, पुण्य का अर्थ होता पवित्र। तो हमारी भारत जो है, हमारा भारत देश जो है वो कैसा देश है? पूर्ण, पूर्ण का मतलब होता है पवित्र। हमारी भारत की भूमि बहुत ही पवित्र है। साथ ही साथ स्वर्ण भूमि, स्वर्ण का मतलब होता है जो किसान होते हैं, है ना, वो हमें क्या करते हैं? जमीन पर खेत फसल उगाते हैं। तो वो फसल जो है वो किसके समान जो है, कवि ने उसका वर्णन किया गया कि जो फसल होती है वो सोने के समान है। तो हमारी भारत की जो धरती है वो सोने के समान जो है हमें दिखाई देती है। तो ये जो धरती है भारत की वो पवित्र धरती है, क्योंकि यही वो धरती है जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे महात्मा लोगों ने, साधु संतों ने जन्म लिया था। तो पुण्य भूमि भी कहा गया है। और उसे स्वर्ण भूमि क्यों कहा गया? कि हमारी भारत जो देश में
अलग अलग जो है मतलब जगह पर जाओगे तो वहाँ पे खेती बाड़ी जो होती है, जो किसान फसल उगाते हैं, वो फसल को यहाँ पे स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना कहा गया। तो सोना देने वाली भूमि भी उसे कहा गया है। वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि, और इसीलिए कवि अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करता है। और वो कहता है कवि ये कहते हैं कि हमें अपनी मातृभूमि से बहुत लगाव है, हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। तो कवि का यही मकसद है कि अपनी मातृभूमि से उन्हें बहुत प्रेम है। तो देशभक्ति की भावना यहाँ पर दिखाई देती है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। यहाँ पर देखो ये पहाड़ है और पहाड़ के यहाँ पर झरना झर रहा है। तो पहाड़ियों से जो पहाड़ है उन पर झरने जो है झरते हुए, तो वो जो आवाज है झरनों के बहने की जो आवाज है, साथ ही साथ उस जगह में जहाँ पर झाड़ियाँ हैं, है ना, कांटे ये सब जो है फूल है, तो वहाँ पर झाड़ियों में क्या है, चिड़िया जो है चूं चूं की आवाज कर रही है। तो यहाँ पर कवि ने क्या किया है, प्राकृतिक चीजों का वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया है कि ऐसा जो है, ऐसी जगह जहाँ पर पहाड़ है, झरने जो है वो बह रहे हैं, चिड़िया जो है शोरगुल कर रही है, आवाज कर रही है, तो प्राकृतिक चीजों का कवि ने यहाँ वर्णन किया है। साथ ही साथ अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मले पवन है तन मन सवारती है। अब देखिए कवि ने यहाँ पर अमराइयाँ मतलब आम, है ना, ये आम का पेड़ है, ठीक है, और ऐसी जगह जहाँ पे जंगल है ना, तो जो प्राकृतिक, कवि ने यहाँ पर प्राकृतिक चीजों का वर्णन किया है, वो यहाँ पर बताया गया है कि अमराइयाँ, अमराइयों का अर्थ होता है आम, बहुत सारे आमों के जो पेड़ होते हैं, तो आम के पेड़ बहुत ही घने हैं, मतलब एक जगह है, जंगल है, वहाँ पे आम के पेड़ बहुत, सब जगह जहाँ तक देखो आम ही आम आपको दिखाई देंगे। घने का मतलब बहुत सारे, ठीक है, तो बहुत सारे आमों के पेड़ दिखाई देंगे। और कोयल पुकारती है, कोयल की आवाज सबको सुनना अच्छा लगता है ना, कोयल बहुत मधुर गाती है, तो कोयल जो है कू ऐसे आवाज जो है बहुत ही मधुर जो है संगीत में गाती है। बहती मलय पवन है तन मन सवारती है। साथ ही साथ ऐसी जगह जहाँ पे एकदम शांति, एकदम रिलैक्स, तो जहाँ पे पहाड़ों के ऊपर से झरना बह रहा हो, पक्षियों की आवाज हो, वहाँ पर हमारा तन और मन क्या हो जाता है, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। और साथ ही साथ जो हवा चलती है वो बहुत ही सुगंधित, बहुत ही ठंडी हवा चलती है। और ऐसी हवा जब चलती है तो वहाँ पे हमें क्या फील होता है, हमारे माइंड में जो भी नेगेटिविटी है या जो भी मतलब बेकार चीज़ें हम थॉट जो बुरा नेगेटिव सोचते हैं, वो सब हम क्या करते हैं, उस समय भूल जाते हैं और माइंड अपने आप ही फ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहती मले पवन है, तो जब हवा बहती है तो वो जो हवा चलती है ठंडी ठंडी, बहुत सुगंधित हवा, वो भारत देश एक ऐसा है क्योंकि यहाँ पे हरियाली हरियाली है, और इसलिए वो जो हवा चलती है वो हमारे तन का मतलब शरीर, और मन मतलब हमारा मानसिक, है ना, मेंटली, तो हमारा तन और मन पूरी तरह से क्या हो जाता है, संवर जाता है, अर्थात हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। आप लोग भी जब घूमने जाते हो वेकेशन में, तो आपने देखा होगा साल में जब एक बार दो बार हम कहीं वेकेशन जब स्कूल के स्टार्ट होते हैं तो हम घूमने जाते हैं, तो उस समय है घूम के जब आते हैं तो हमें कैसा फील होता है, हमें बहुत अच्छा फील होता है, और फिर हमें जब स्कूल स्टार्ट होती है तो हमें एकदम फ्रेश फील होता है कि पढ़ाई करने का मन करता है, राइट। तो ठीक इसी प्रकार से वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, है ना। तो हमारा जो भारत देश है, उस देश में धर्म भूमि मतलब हमारे भारत देश को धर्म भूमि भी कहा गया है। क्योंकि धर्म भूमि क्यों कहा गया आपको पता है? धर्म भूमि इसलिए कहा गया है कि हम अपने धर्म का क्या करते हैं, पालन करते हैं। साथ ही साथ कर्म भूमि, हम जो कर्म करते हैं, है ना, हमारे जो कर्म है
इसलिए उसे कर्मभूमि कहा गया है। और वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि, इस धरती पे हमने जन्म लिया है, इसलिए इस धरती को जन्मभूमि भी कहा गया है। और ये कौन है? हमारी भारत माता है। तो इसलिए यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमारी धरती जो है उसमें बहुत सारे जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, गौतम बुद्ध, ऐसे बहुत महान पुरुषों ने जन्म लिया है और इस धरती को क्या कर बनाया है? पूर्ण आत्मा बनाया था, पवित्र जो है धरती बनाया है। और इसीलिए उसे धर्म भूमि भी कहा गया है कि जहाँ पर हमें धर्म से संबंधित तो बताया गया तो वो धर्म भूमि कहलाती है। और साथ ही साथ हमारी कर्म, हम कर्म करते हैं, इसके लिए हमें इसको कर्म भूमि भी कहा गया है। तो ये वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। आगे आगे हम जानते हैं, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारी धरती है वो पवित्र इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया, माता सीता जी ने जन्म लिया। इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने, है ना, हमें इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, इसके लिए इस धरती को पवित्र धरती मानी जाती है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, ये वही धरती है हमारी भारत भूमि, ये वही धरती है जिस धरती पर भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया, माता सीता जी ने जन्म लिया। और साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया है इन पंक्तियों के माध्यम से कि भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, अर्थात ये वही पवित्र धरती है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर, है ना, बंसी मतलब बांसुरी, बांसुरी जो है बजाकर कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था उसमें अर्जुन को उन्होंने क्या दिया था? भगवत गीता का ज्ञान दिया था। क्या बच्चों आपको पता है कि भगवत गीता में कितने अध्याय होते हैं? उसमें 18 अध्याय होते हैं। 18 अध्याय क्यों हुए? इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था वो युद्ध 18 दिन तक चला था। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन युद्ध हुआ था तो उनको हर एक दिन एक एक चैप्टर का ज्ञान दिया था। तो यहाँ पर इसीलिए जो है भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय जो है। तो यही हमारी वो पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको जो चित्र दिखाया गया है वो ये चित्र है गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध जो है ये हमारी वही पवित्र भारत भूमि है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। सुयश का मतलब होता है उसकी सफलता, अर्थात जो है गौतम बुद्ध ने इस पवित्र धरती पर जन्म लेकर इस धरती का मान सम्मान बढ़ाया, उसको कीर्तिवान बनाया, अर्थात जग को दया सिखाई, जग को दिया सिखाया। अर्थात ये वही पवित्र धरती है, ये वही संसार है जिसको गौतम बुद्ध ने दया की भावना कि मनुष्य जो है जन्म हमें मिला है तो एक दूसरे के प्रति, अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी है तो उसकी दुखों को दूर करना और साथ ही साथ उस व्यक्ति के साथ दया की भावना दिखाना। तो गौतम बुद्ध से हमें ये शिक्षा मिलती है, गौतम बुद्ध हमें ये प्रेरणा देते हैं कि उनसे हमें दया की भावना जो है सीखने को मिलती है। जग को दिया दिखाया, जग को दिया दिखाने से संबंधित यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध ने, ये वही पवित्र भूमि है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और इस धरती का मान सम्मान बढ़ाया। साथ ही साथ हमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से दया की भावना हमें गौतम बुद्ध से सीखने को मिलती है। साथ ही साथ हमें सच्चाई की राह पर चलने की सलाह देते हैं। तो हमें हमेशा सत्य की मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये गौतम बुद्ध ने अपने इन पंक्तियों के माध्यम से सिखाया। आगे जो है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। आइए तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। और इस ज्ञान में वो क्या दे रहे हैं? ज्ञान मतलब नॉलेज दे रहे हैं। और यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र, आपको पता है जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का, है ना, वो ये वहाँ का दृश्य लिया गया है।
तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को जब ज्ञान देते हैं तो उस समय कहते हैं कि वह युद्ध में, अर्थात कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यही वो पवित्र धरती है, मातृभूमि है जहाँ पर युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? कुरुक्षेत्र। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो है, जैसे हम पहले भारत देश जो है वो अंग्रेजों का क्या था? गुलाम था। हमारे ऊपर अंग्रेज शासन क्या करते थे? उन्होंने अपने भारत देश पे आधिपत्य जमाया हुआ था, अर्थात वो हमें गुलाम बना के रखते थे। तो ये वही जो है युद्ध भूमि है जहाँ पर हमने अंग्रेजों को भारत देश से बाहर निकाल दिया। तो अर्थात यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भारत देश जो है वो युद्ध की भूमि भी है। जब हमें अपने अधिकारों के लिए जब लड़ना पड़े तो भले सामने जो है कोई भी हो, है ना, हमारे परिवार या हमारे जो है रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन जब बात जो है हमारे अधिकारों की आए तो हमें जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। यहाँ पर जो अर्जुन थे उन्हीं के परिवार वाले जो है उनके सामने खड़े थे, लेकिन बात अधिकारों की थी, है ना, उनका शासन जो है उनसे छिन गया था। तो उस शासन को जो है किस तरह से हासिल करना है, तो इसीलिए हमारी इस भारत जो है पवित्र भूमि को युद्ध भूमि भी कहा गया है। साथ ही साथ इसे बुद्ध भूमि क्यों कहा गया है? कि यहाँ इस धरती पर गौतम बुद्ध ने भी जन्म लिया है और इसीलिए इसे गौतम बुद्ध के वजह से जो है यहाँ पर बुद्ध भूमि भी कहा गया है कि गौतम बुद्ध ने हमें सच्चाई की राह पर आगे बढ़ना सिखाया है। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, ये वही धरती है जहाँ पर जो है हमने जन्म लिया और जहाँ पर बढ़ के हम बड़े होकर जो है बड़े हुए। तो इसीलिए ये हमारी मातृभूमि भी है, जन्म जो है देने वाली भूमि भी है और इस धरती पे हमने जन्म लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कविता पूरी तरह से समझ आ गई होगी। तो इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी, उनके बारे में चर्चा करूंगी। आइए, तो एक एक प्रश्न जो है मैं आपको पूछती हूँ, ठीक है, इससे मुझे ये पता चले कि आपको कितना समझ में आया। सबसे पहला प्रश्न है, मातृभूमि जो कविता है उसके कवि कौन है? ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन क जो है सुभद्रा कुमारी चौहान, ख सोहन लाल द्विवेदी, ग मैथिली शरण गुप्त और घ रामधारी सिंह दिनकर। आपको पता है ये प्रश्न जो है आपको आगे भी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, है ना, तो उसमें आपको ये बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इसलिए कोई भी कविता जब आप पढ़ते हो तो कवि के बारे में आपको पिक्चर्स भी दिखाया जाता है, कभी कभी आपको चित्र दिया जाएगा और कवि को पहचानने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो मातृभूमि जो है इस कविता के कवि कौन है, इसका सही आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। ओके, अब हम दूसरा प्रश्न, कविता में किस पर्वत का वर्णन किया गया है? ठीक है, यहाँ पर हमने जो कविता पढ़ी उसी में से आपको प्रश्न मैंने पूछा है, ठीक है, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको कितना समझ में आया। तो हमने जो कविता पढ़ी उस कविता में आप मुझे बताइए कि कौन से ऐसे पर्वत का जिक्र किया गया है, तो उस पर्वत का नाम क्या है? ओके, आपके सामने ऑप्शन है क अरावली, ख विंध्याचल, ग हिमालय और घ नीलगिरी। ओके, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न तीसरा है, मातृभूमि शब्द का सही अर्थ क्या है? ओके, तो जो हमने मातृभूमि जो पढ़ी कविता, उस कविता में कवि जो है उनका सही अर्थ मतलब मीनिंग क्या बताया गया है? ठीक है, पहला है क खेलने की जगह, ख जन्म देने वाली भूमि, ग खेती की भूमि या घ ऊंची भूमि। इसका सही आंसर आपको पता होगा, 100% मुझे पता है आपको पता है उसका आंसर। उसका सही उत्तर होगा जन्म देने वाली भूमि। तो मातृभूमि मतलब जो हमें जन्म देती है। तो बच्चों, आज हमने मातृभूमि जो है कविता वो पढ़ी। आपको मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके जो भी डाउट है या आपको जो भी कुछ समझ नहीं आया, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, है ना, आप मुझे बता सकते हो। ओके,
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस कविता के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।